हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं विकासात्मक अवस्था या विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। कुछ व्यवहार प्रारूप एवं कुछ कौशल एक विशिष्ट अवस्था में दिखाई आसानी से सफलतापूर्वक सीखे जा सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड अवस्था में या फिर किशोरावस्था में कोई कार्य सीखा जाता है। ठीक है, व्यक्ति के ये उपलब्धियां विकास के उस अवस्था के लिए एक सामाजिक अपेक्षा बन जाती है और इन्हीं को ही विकासात्मक कार्य या डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। यानी आप किसी अवस्था में, जैसे बाल्यावस्था में कुछ सीख रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट कार्य यानी विकासात्मक कार्य यानी डेवलपमेंटल टास्क वर्क होगा। इस ये जो अवस्था है, जैसे चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब क्या है, विकासात्मक अवस्था है। तो अब हम एक एक करके इन अवस्थाओं को पढ़ेंगे और इनमें जो जो अपेक्षाएं हैं, सामाजिक अपेक्षा है, यानी जो जो हम सीख पाते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहली अवस्था है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि, यानी जन्म से पहले तक की अवधि क्या कहलाती है, प्रसव पूर्व काल या अवस्था कहलाती है। ये कितने सप्ताह, 40 सप्ताह का होता है। यानी ये अवस्था कितने सप्ताह की होती है, इसका टाइम पीरियड कितना है, 40 सप्ताह, जन्म से पहले की। गर्भ में होता है बच्चा, उसकी जो अवस्था होती है वही होती है प्रसव पूर्व काल या अवस्था। नेक्स्ट, इसमें अब कौन कौन से जो डेवलपमेंटल टास्क है, कार्य, वो हो सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा है कि जो माँ का रोग होता है उसके द्वारा बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। माँ का रोग या संक्रमण ग्रस्त होना प्रसव पूर्वावस्था विकास पर विपरीत प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए यह माना जाता है कि रूबेला नामक रोग या जननांग में होने वाला हर्पीज या ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV वो नवजात शिशु के में अनुवांशिक समस्याएं उत्पन्न कर देता है। यानी माँ को अगर इनमें से कोई रोग है तो वो बच्चे में भी अनुवांशिक समस्याएं उत्पन्न कर देगा। प्रसव पूर्व अवस्था में विकास के लिए भय दूसरा स्रोत विरूपजन तत्व यानी टेट्रोजन है। ये परिवेश कारक जो सामान्य विकास में ऐसे विचलन उत्पन्न करते हैं जो गंभीर असमानताएं जन्म ले सकती है या मृत्यु हो सकती है। ये था प्रसव पूर्व अवस्था में, यानी जो माँ के द्वारा अगर माँ को इनमें से किसी प्रकार का रोग हो या फिर भय की स्थिति या डिप्रेशन वगैरह है जो बच्चे में क्या है, असमानताएं उत्पन्न कर सकती है, तो जन्म असमानताएं भी उत्पन्न कर सकती है या फिर बच्चे की मृत्यु भी कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेषवावस्था। शेषवावस्था में सबसे हम पेशीय विकास देखते हैं कि पेशियों का विकास कैसे होता है। नवजात शिशु में पेशीय क्रियाएं प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स होती है। रिफ्लेक्स यानी जो अपने आप होती है, जो उद्दीपकों के प्रति स्वचालित यानी अपने आप होती है एवं स्वाभाविक रूप से विद्यमान अनुक्रियाएं होती है, उनको रिफ्लेक्सेस प्रतिवर्त क्रियाएं बोलते हैं, से संचालित होती है। ये अनुवांशिक रूप से प्राप्त अतिजीवता तंत्र है तथा बाद में पेशीय विकास के लिए आधारभूत इकाइयां हैं। नवजात शिशु में सीखने के अवसर मिलने से पहले प्रतिवर्त अनुकूली तंत्र के रूप में कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जो नवजात शिशु है वो अपने आप हाथ पे मारता रहता है, वो कौन सी रिफ्लेक्स रिएक्शन है। जैसे उसका आंख भी झपकाना, वो भी क्या है, उसका रिफ्लेक्स रिएक्शन है। नवजात शिशु में पाए जाने वाले कुछ प्रतिवर्त, अब रिफ्लेक्स देखें कौन कौन सी, जैसे खांसना, पलकों का झपकाना, झंबाई लेना, जीवन पर्यंत बने रहते हैं। ये तो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। कुछ रिफ्लेक्स हैं जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के परिपक्व होने तथा व्यवहार में ऐच्छिक नियंत्रण के विकास से विलुप्त हो जाते हैं। यानी जैसे हाथ पांव मारता है बच्चा, वो उसका रिफ्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन जब वो जैसे जैसे मैच्योर होगा तब वो अपने रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना शुरू कर देगा, लेकिन कुछ का कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे पलक झपकाना, खांसना या झंबाई लेना, ये जीवन पर्यंत बने रहते हैं। ये था शेषवावस्था का पेशीय विकास। नेक्स्ट देखते हैं संवेदी योग्यताएं कौन कौन सी कैसे कैसे विकसित होती है। जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद माँ की आवाज़ पहचान सकते हैं, यानी बच्चे जन्म के कुछ घंटे बाद ही माँ की आवाज़ पहचानने लग जाते हैं। दूसरा क्या है, प्रौढ़ों की तुलना में नवजात शिशुओं की दृष्टि कम आंकी गई है, यानी जो बुजुर्ग होते हैं उनसे कम होती है नवजात शिशु की दृष्टि। छठे माह तक इसमें सुधार होता है, 6 माह तक, और लगभग 1 वर्ष की उम्र तक दृष्टि है वो बिल्कुल जो मैच्योर पर्सन है
उसके बराबर हो जाती है। ये प्रौढ़ों का मतलब होता है मेच्योर, एकदम परिपक्व, यानी जो किशोरावस्था के बाद में जो अवस्था आती है वो होती है प्रौढ़ अवस्था। वृद्ध अवस्था इसके बाद में आती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद में आती है, यानी प्रौढ़ों से कम होती है और कितने 1 साल के बाद लगभग क्या हो जाती है उसकी, 1 साल में पूर्ण विकसित हो जाती है दृष्टि। पूर्ण रंग दृष्टि 3 माह की आयु तक विकसित हो जाती है, यानी 3 माह की आयु है उसमें सारे रंग दिखने लग जाते हैं, उससे पहले उसको सारे रंग नहीं दिखाई देते। ये थी संवेदी योग्यताएं। इसके बाद में हम बात करेंगे शेषवावस्था में संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के बारे में सबसे ज़्यादा बात की थी वो था जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में जो संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे ने दिया था। इसकी हम अलग से एक क्लास लेंगे। तो इन्होंने क्या इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। ये ध्यान रखना है कि जीन पियाजे ने क्या बोला था कि बच्चे हैं वो संसार के बारे में अपनी जो समझ है वो कैसे विकसित करते हैं, वो सक्रिय रूप से विकसित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक संवेगिक विकास, यानी शेषवावस्था में सामाजिक संवेगिक विकास कैसे होता है। शेषवावस्था यानी लगभग जन्म से 2 साल तक की जो अवस्था है वो कौन सी है, शेषवा अवस्था है। अब इसमें सामाजिक संवेगिक विकास कैसे होता है कि यानी समाज और संवेग का विकास दोनों का मिला जुला रूप जो है सामूहिक संवेगात्मक विकास है। शिशु अपने माता पिता यानी पालनकर्ता जो भी पालन कर रहे हैं के बीच स्नेह का जो सामूहिक संबंध बंधन विकसित होता है उसे क्या बोलते हैं, अटैचमेंट यानी आसक्ति कहते हैं। यानी बच्चे और उसके माँ या बाप के बीच में जो संबंध है वो क्या है, अटैचमेंट आसक्ति है। अब एरिक एरिक्सन ने क्या बताया था, इसके अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष यानी पहला वर्ष 0 से 1 वर्ष है आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय है। अटैचमेंट के डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट के लिए क्या है, महत्वपूर्ण समय है प्रथम वर्ष। यह विश्वास अथवा अविश्वास के विकास की अवस्था के रूप में निरूपित करता है। तो इसने जो ये अवस्था है 0 से 1 वर्ष का समय है, इसके लिए एरिक एरिक्सन ने इस अवस्था को नाम दिया था विश्वास अथवा अविश्वास की अवस्था। विश्वास और अविश्वास विकसित करने की अवस्था नाम दिया था एरिक एरिक्सन ने, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बाल्यावस्था। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था यानी 2 साल से बड़े जो बालक होते हैं वो होते हैं बाल्यावस्था, जिसको हम 11 या फिर 12 साल तक माना गया है। कहीं कहीं पे 11 कहीं पे 12, तो 2 साल से 11 या 12 साल तक। शेषावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था के भी 2 अवस्था बांटी गई है, पूर्व और उत्तर। 2 से 5 और 5 के बाद की है वो उत्तर, 2 से 5 साल के पूर्व। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की समृद्धि है वो यानी वृद्धि है वो मंद हो जाती है। यानी पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 5 साल में इनकी जो वृद्धि है वो मंद होती है, शेषावस्था में सबसे अधिक होती है। नंबर 2, बच्चा अच्छे एवं बुरे की अवधारणा भी सीखना प्रारंभ कर देता है। यानी ये गुड है, ये बैड है, तो ये किसमें करता है, ये पूर्व बाल्यावस्था में, क्योंकि 2 से 5 साल की उम्र में वो स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तो उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होना, अवधारणा बनने लग जाती है। अर्थात नैतिकता का बोध भी विकसित हो जाना, यानी गुड और बैड ये क्या है, नैतिक गुण है, तो नैतिकता का भी बोध होना विकसित हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था में। अगर बाल्यावस्था नहीं दिया गया हो तो पूर्व बाल्यावस्था हम देखेंगे। अब हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में देखेंगे। ये शारीरिक विकास है वो प्रारंभिक 2 सिद्धांतों का अनुसरण करता है। कौन से 2 सिद्धांत हैं? पहला है विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत, सिर पदाभिमुख सेफलोकॉर्डल सिद्धांत थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि पहले सिर का विकास होता है, फिर पैरों की तरफ विकास बढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले सिर का विकास होता है, फिर पैरों की तरफ विकास बढ़ता है, यानी पैरों की तरफ बाद में होता है। इसके बाद में 2 नंबर जो सिद्धांत है वो क्या है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, प्रोक्सिमो डिस्टल थ्योरी। तो इसके अनुसार क्या होता है, पहले जो बीच का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे रीढ़ की हड्डी, इसकी तरफ ज़्यादा पहले विकास होता है, जो हाथों की तरफ यानी बाहर की तरफ बाद में विकास होता है, हाथों की तरफ बाद में विकास होता है। ये 2 सिद्धांत शारीरिक विकास के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेशीय विकास।
पेशीय विकास में क्या है कि स्थूल पेशीय कौशलों के अंतर्गत भुजाओं एवं पैरों का उपयोग करना तथा अधिक विश्वास एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से परिवेश में घूमना फिरना सम्मिलित है। स्थूल पेशियां यानी जो घूमना फिरना, ये कौन सी है? स्थूल पेशियों का कार्य है। सूक्ष्म पेशियां जैसे आपका पेन से लिखना, वो सूक्ष्म उंगलियों का कार्य है। उंगली निपुणता, नेत्र हस्त समन्वयन यानी आंख जैसे आप लिख रहे हो वैसे वैसे ही आपका हाथ और आंखों का समन्वय में पूर्व बाल्यावस्था में अत्यधिक सुधार होता है। पूर्व बाल्यावस्था है यानी 2 से 5 साल की बात कर रहा है, में अत्यधिक सुधार होता है। इस अवधि में बच्चे बाएं व दाएं हाथ के लिए वरीयता का भी विकास होता है, यानी बाएं हाथ से लिखेगा या दाएं हाथ से लिखेगा, उसकी वरीयता का विकास इसी अवस्था में होता है। ये था पेशीय विकास, जिसमें हम स्थूल पेशियां और सूक्ष्म पेशियों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास की जब भी बात करेंगे तब किसका नाम आएगा? जीन पियाजे का नाम आएगा। इसके ऊपर अलग से क्लास मिल जाएगी आपको। पूर्व बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक विचार की अवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी पियाजे ने एक थ्योरी दी थी, उसमें 4 अवस्थाएं थी, तो उसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं हैं वो इसी बाल्यावस्था की ओर इंगित करता है। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक प्रमुख विशेषता, अब इस बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या इस जो जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा था, इसकी क्या विशेषता है? अहंकेंद्रवाद है। अहंकेंद्रवाद क्या होता है कि इसमें बच्चे दुनिया को केवल अपनी दृष्टि से देखते हैं, यानी उन्होंने अगर किसी चीज़ को सही बोल दिया ना बच्चों ने, तो वो मानेंगे कि यही सही है, दूसरे वाले की बात नहीं मानेंगे। तो इसको बोलते हैं अहंकेंद्रवाद। अहंकेंद्रवाद के कारण बच्चे जीववाद में भी लिप्त हो जाते हैं। जीववाद का मतलब किसी निर्जीव वस्तु को भी जीवित समझ लेना। जैसे किसी टेबल को भी इन्होंने जीवित समझ लिया, उसके लग गई तो वो मानेंगे कि जैसे टेबल ने मारी है मेरी। चिंतन करने की सभी चीज़ें उन्हीं की तरह सजीव है, वे निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन की कल्पना करते हैं। ये है जीववाद का उदाहरण। यानी अहंकेंद्रवाद के कारण जीववाद में लिप्त हो जाते हैं। अहंकेंद्रवाद क्या है कि वो अपनी सोच को प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक सामयिक विकास, यानी बाल्यावस्था में सामाजिक सामयिक विकास कैसे होता है। ये सेल्फ, जेंडर यानी लिंग, नैतिकता यानी मोरल विकास बच्चों के सामाजिक सामयिक विकास में महत्वपूर्ण आयाम हैं। यानी 3 आयाम हैं, सेल्फ, जेंडर और मोरल। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्ष में सेल्फ में कुछ महत्वपूर्ण विकास होता है, यानी जो पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 5, उसमें सेल्फ में ज़्यादा विकास होता है, क्योंकि अहंकेंद्रवाद पाया जाता है उनमें और वो अपनी प्रायोरिटी को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, वो अपनी सोच को ज़्यादा ऊपर रखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक तो वर्ड है जेंडर, एक है सेक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जेंडर यानी लिंग और सेक्स यानी यौन। जो सेक्स वर्ड है वो पुरुष या महिला होने का जैविक आयाम है, यानी आप नर हैं या मादा हैं, यानी बायोलॉजिकली आप नर हैं या मादा हैं, वो किस सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो जेंडर है, लिंग है, वो किसको, महिला या पुरुष है, ये यानी जो समाज में आप महिला हो या पुरुष हो, यानी सामाजिक आयाम को इंगित करता है। ये है सेक्स और जेंडर में डिफरेंस। जेंडर है वो सामाजिक आयाम है और सेक्स है वो जैविक आयाम है। इसके बाद में आता है जिस प्रकार संवेगात्मक विकास के विभिन्न अवस्था से गुजरते हैं, जैसे जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी थी, उसी प्रकार लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार वैसे ही जो नैतिक विकास है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। यानी नैतिक विकास का भी एक सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने, तो वो अलग से पढ़ेंगे और ये अवस्थाएं आयु से संबंधित होती है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था, यानी बाल्यावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था की चुनौतियां, यानी हर कोई किससे परेशान है? चुनौतियों से परेशान है। तो किशोर भी किससे परेशान होगा? चुनौतियों से। अब देखते हैं इसमें किशोरावस्था में, किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। और ये लैटिन भाषा के एडोल्सियर वर्ड से बना है। एडोल्सियर लैटिन भाषा के एडोल्सियर वर्ड से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्व रूप से विकसित होना, यानी अब परिपक्व रूप में विकसित होना, परिपक्वता की ओर जा रहा है वो। तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य का संक्रमण काल भी इसको कहा जाता है। इसे जैविक तथा मानसिक दोनों रूप तीव्र परिवर्तन की अवधि माना गया है। यानी जैविक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूपों में ये क्या है? तीव्र परिवर्तन की अवधि माना गया है। इसे संघर्ष या
संघर्ष या तूफान की अवस्था भी कहा जाता है किशोरावस्था को। अब इसमें देखते हैं शारीरिक विकास क्या होता है। ये आपको काफ़ी बार पढ़ने को मिल गया होगा कि इसमें किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है। यौवना प्रारंभ की अवस्था में स्रावित होने वाले हार्मोन के कारण मूल एवं गौण लैंगिक लक्षणों विकसित होते हैं। यानी आप जानते हो कि गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे लड़कियों की आवाज़ पतली होना और लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी आना, वो क्या है, इसके लक्षण हैं। नंबर 2, लड़कियों की ऊंचाई तीव्र वृद्धि प्राय मासिक धर्म प्रारंभ होने के कारण 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है। यानी लड़कियों की ऊंचाई में वृद्धि होना, तेज वृद्धि होना, वो मासिक धर्म होता है, उनके 2 वर्ष पहले ही शुरू हो जाता है। लड़कों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में एवं लड़कियों में 10 से 11 वर्ष की उम्र में शारीरिक विकास की में जो तीव्र वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक विकास के साथ अनेक मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। यौवना प्रारंभ में के आसपास किशोर विपरीत लिंग सदस्यों एवं यौन संबंधी मामलों में अधिक रुचि प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकासात्मक परिवर्तन, यानी संज्ञानात्मक में क्या परिवर्तन होते हैं। और संज्ञानात्मक विकास की बारी आएगी तब किसकी बात आएगी, बिल्कुल जीन पियाजे की। तो किशोर अब के विचार अधिक अमूर्त, तर्कपूर्ण और आदर्शवादी होते हैं। अमूर्त यानी मूर्त वो चीज़ें होती है जो हम देख सकते हैं, अमूर्त यानी जैसे हमारे विचार, हम हमारी जो कल्पना है, और उन पे वे ये क्या करते हैं, तर्क करते हैं। ठीक है। पियाजे ने माना कि औपचारिक संज्ञानात्मक विचार, इस जो इनकी पियाजे की अवस्था थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच उत्पन्न होते हैं। पियाजे ने इस प्रकार की तर्कपूर्ण चिंतन को, जो तर्कपूर्ण चिंतन है, कौन से तर्कपूर्ण, अमूर्त, तो इसको बोलते हैं परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहा पियाजे ने इसे। यानी इसमें ये क्या करेंगे, किसी चीज़ की एक कल्पना करेंगे जो चीज़ नहीं होगी और उस पर क्या करेंगे, वो डिबेट करेंगे, तो इसको क्या कहा है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। परिकल्पनात्मक यानी परिकल्पना करना, फिर उस पर क्या करना, तर्क करना। किशोरावस्था, किशोर की एक विशिष्ट प्रकार की केंद्रवाद पाया जाता है। जैसे बाल्यावस्था में पाया जाता है, उसी प्रकार किशोरावस्था में भी क्या पाया जाता है, एक केंद्रवाद पाया जाता है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का होता है। बाल्यावस्था में वो मानते हैं कि हाँ हमारी सोच है वो ही सबसे ऊपर है। इसमें क्या होता है कि ये मानते हैं कि हमें, इनके अनुसार कैसा केंद्रवाद पाया जाता है कि डेविड एल्काइन है, इनके अनुसार काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंत कथा किशोर के केंद्रवाद के 2 घटक है। यानी ये हमेशा मानते हैं कि हमें कोई सुन रहा है, या फिर ये अपनी जो पर्सनल फेबल जो दंत कथा है उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो ये एक विशिष्ट प्रकार का इनमें केंद्रवाद पाया जाता है, ईगोसेंट्रिक होते हैं ये। अब हम देखते हैं जो किशोरावस्था की प्रमुख चिंताएं कौन कौन सी है, इस अवस्था में प्रमुख चिंताएं कौन कौन सी है। अपचार, नंबर 1 अपचार। अपचार विविध प्रकार के व्यवहारों को इंगित करता है। इसमें सामाजिक रूप से अस्वीकृत यानी जो स्वीकार नहीं किया जा सकता व्यवहारों को लेकर विविध अपराध एवं आपराधिक कृत्य भी सम्मिलित हैं। ये किस में आते हैं, अपचार में। जो अपराध या फिर आपराधिक जो कार्य हैं वो अपचार में शामिल होते हैं। नंबर 2 चिंता कौन सी है, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, यानी इसी अवस्था के अंदर वो मादक द्रव्य का दुरुपयोग करना सीख जाते हैं। नंबर 3 है आहार ग्रहण संबंधी विकार। आहार ग्रहण संबंधी विकार कौन कौन से है, नंबर ए एंड नंबर बी। ए नंबर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा आहार ग्रहण संबंधी विकार है जिसमें समय को भूखा रखते हुए दुबला बनने की कठिन प्रयास किया जाता है। यानी वो मानता है कि मैं इतना मोटा हूं तो मैं दुबला हो जाऊं, तो इस अवस्था को बोलते हैं आहार संबंधी विकार है, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट है बुलिमिया, एनोरेक्सिया बुलिमिया। तो एनोरेक्सिया बुलिमिया के अंदर क्या होता है, आहार ग्रहण संबंधी विकार का एक दूसरा प्रकार है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने का एक ऐसा प्रारूप अपनाता है कि वह स्वादिष्ट भोजन करता रहता है। यानी उसको भोजन इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाता है, अपनी जो डाइट है उससे भी ज़्यादा खाता है, अपनी जो क्षमता है उसकी उससे भी ज़्यादा खाता है। तो इसको बोलते हैं बुलिमिया, एनोरेक्सिया बुलिमिया।
तो ये थे भोजन संबंधी, आहार संबंधी 2 विकार। आज की क्लास में इतना ही। इसके साथ में आपका 4th चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।